हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल, या जिसको आप वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। तो अभी तक इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है और उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि वैदिक काल क्या है, इसका कालक्रम क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो वैदिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया था। एक था ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल पढ़ना शुरू किया था और ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इतना आपको क्लियर होगा। अब आज हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की राज व्यवस्था, यानी शासन तंत्र कैसा था, राजनीतिक संगठन कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके? ऋग्वैदिक काल के बारे में। ध्यान दीजिए, वैदिक काल दो भागों में बटा था, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल बाद में पढ़ेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक संगठन देखिए, पशुचारण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि तथा युद्धों के सर्वव्यापी वातावरण में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि लोग अपेक्षाकृत अस्थायी जीवन बिताएं। यानी लोग कैसे जीवन बिताते थे? अस्थायी। अभी अर्थव्यवस्था यहाँ थोड़ा सा आया, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक संगठन की बात कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये भी समझ लीजिए कि लोग कैसा जीवन बिताते थे? अस्थायी, यानी एक जगह रुकते नहीं थे, क्योंकि वो उनका मेन जो काम था, आप कह सकते हैं मेन वर्क था, वो पशुपालन था। तो पशुपालन इधर उधर चराते रहते थे, गाय बैल जो भी वो पालते थे, बकरी वगैरह। कृषि नहीं करते थे, मतलब कृषि करते थे एक प्रकार से, लेकिन अभी वो स्थायी रूप से कहीं रुक करके कृषि नहीं करते थे। झूम कृषि जिसको आप कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, यानी एक जगह पे कृषि किया, कुछ समय बाद दूसरी जगह पे चले गए, इस प्रकार की कृषि होती थी और मुख्य पेशा उनका पशुपालन ही था। तो ऐसी स्थिति में जब वो एक जगह रुकते नहीं थे, यानी इधर उधर भागते रहते थे, तो ऐसी स्थिति में कोई विकसित या जटिल राजनीतिक संगठन के विकास की संभावना दुर्बल ही थी। मतलब कोई बहुत बढ़िया राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि भाई राजनीतिक संगठन, राजनीतिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब आप कहीं एक जगह रुकेंगे। जब वे रुकते ही नहीं थे तो वे उतना अच्छा राजनीतिक संगठन, उतना मजबूत राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं कर पाए। यह सत्य है कि तेजी से बार बार युद्ध की घटनाओं ने नेता की आवश्यकता को बल प्रदान किया होगा। भाई युद्ध होते थे, कबीलाई पूरा सामाजिक जीवन था, कबीलों में बटे हुए थे, तो छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में युद्ध करते रहते थे। तो इसलिए एक नेतृत्वकर्ता या एक राजा की आवश्यकता पड़ी होगी, ये माना जा सकता है। परंतु ऋग्वेद में उल्लिखित राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा मानक तर्क संगत नहीं लगता। यानी जो राजा था वो स्थायी रूप से शासन करे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो राजन था, राजन मतलब जो राजा यानी शासक था, वो एक कबायली मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। यानी क्या था? एक कबीले का मुखिया होता था, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। राजन एक पुरोहित तथा रण योद्धा की सहायता से काम करता था। पुरोहित मतलब एक पुजारी होता था, रण योद्धा मतलब एक थोड़ा सेनापति टाइप का होता था, उसकी सहायता से वो राजा काम करता था। राजन को जनस्गोपा बोला जाता था। जनस्गोपा याद रखिएगा, जनस्गोपा बोला जाता था। गोपति भी बोला जाता था। जन राजन कहा गया है क्योंकि जन अथवा कबीले की रक्षा करना, गो संपदा प्रदान करना उसी का कर्तव्य था। तो राजा को क्या क्या कहा गया है? गोपति कहा गया है, जन राजन कहा गया है, जनस्गोपा कहा गया है। और इसका काम क्या था? यानी पशु जो थे उनको संपदा माना जाता था, संपत्ति माना जाता था, तो उनकी रक्षा करना और लोगों की रक्षा करना, यही इनका काम होता था। राजन पर नियंत्रण हेतु सभा, समिति और विधत जैसी संस्थाएं भी होती थी। तो इन संस्थाओं के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये कुछ जैसे आज हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, ये क्या करती हैं? ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर नियंत्रण रखती हैं। तो ऐसे उस टाइम भी सभा, समिति, विधत ये संस्थाएं थीं और ये भी राजा पर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखती थीं। यानी एक प्रकार से राजतंत्र तो था, लेकिन निरंकुश राजतंत्र नहीं था, ये आप याद रखिएगा।
राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होता था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार, ध्यान रखिएगा। परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, जिसे कुलब या कुलपति कहा गया है। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता या बड़ा भाई। अगर पिता नहीं है तो बड़ा भाई, और उसको क्या कहते थे? कुलब या कुलपति। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, यानी गांव बनता था, और ग्राम वस्तुतः आत्मनिर्भर होते थे। ग्राम की सुरक्षा के लिए ऊंचे टीले पर एक दुर्ग बना होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ग्रामीण संभवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के दायित्व का निर्वहन करता था। ग्राम से बड़ी संस्था विश होती थी, जिसका स्वामी विस्पति कहलाता था। अनेक विषयों को मिलाकर के जन बनता था। जन के अधिपति को जनपति कहते थे, या राजन या गोप कहते थे। अब ये समझ लीजिए, देखिए सबसे पहले परिवार होता था। परिवार में कुछ सदस्य होते थे, यानी सदस्यों से मिलकर परिवार या कुल बनता था। कुलों से मिलकर गांव बनता था। गांव से मिलकर विश्व बनता था। विश्व से मिलकर जन बनता था। जैसे आज हमारे यहाँ आज आप देखते हैं कि भाई लोग से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर गांव बनता है, गांव से मिलकर मौजा बनता है, मौजा से मिलकर ब्लॉक, ब्लॉक से मिलकर झंझरी, ऐसे मतलब जो है आपका जिला, फिर जिले से मिलकर प्रदेश, प्रदेश से मिलकर देश, ऐसे बनता है। तो ऐसे उस टाइम भी था। तो सबसे छोटी इकाई थी कुल, कुल से मिलकर कुल से मिलकर ग्राम, ग्राम से मिलकर विश्व, और विश्व से मिलकर जन। अब ये जन जो थे ये कई प्रकार के थे, यानी जन मतलब कबीला एक प्रकार से हो गया। तो आर्य जो आए थे, चूँकि वैदिक सभ्यता को हम लोग आर्यन सभ्यता भी कहते हैं, आर्य सभ्यता भी कहते हैं, तो बेसिकली ये आर्यों का ही इतिहास है एक प्रकार से। तो आर्य कई कबीलों में थे, कई जनों में विभक्त थे। इनमें 5 जनों के नाम प्रायः मिलते हैं, यानी ये 5 जन थे, प्रमुख थे। जैसे अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वस, ये क्या थे? ये जन थे, कबीले थे, ये प्रमुख हैं। बाकी और भी थे। इन्हें पंचजन बोला जाता है। जन के अधिपति को राजा या राजन या गोप या गोपति या जनराजन या जनपति कहा जाता था। यानी जो राजा होता था उसी को जनपति, गोपति, गोप, जनराजन, जनस, गोपा, ये सब राजा को ही बोला जाता था। और राजा जन का मुखिया होता था। जन का सबसे बड़ी इकाई एक प्रकार से जन थी। जैसे आज सबसे बड़ी इकाई हमारे यहाँ क्या है? देश है। वैसे पहले जन होता था। इसको देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं राजनीतिक इकाई। देखिए ये कुल है, कुल से मिलकर ग्राम बना, ग्राम से मिलकर विश्व बना, विश्व से मिलकर जन, और जन से मिलकर राष्ट्र बनता था। तो राष्ट्र की भावना उस समय नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। तो देखिए जो कुल का मुखिया होता था उसको कुलब बोलते थे, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश्व का मुखिया विस्पति, और जन का मुखिया जनपति, जनपति, जनस, गोपा, राजा, राजन, कुछ भी आप कहिए। आर्यों के विभिन्न जन परस्पर लड़ते रहते थे, यानी जो कबीले थे आपस में लड़ते रहते थे। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में सम्राट के अतिरिक्त राजन, राजक शब्दों का प्रयोग मिलता है तथा उनकी स्थिति में विभेद भी किया गया है। देखिए छोटे राजा जो होते थे उनको राजक बोला जाता था, और जो उससे बड़े होते थे उनको राजन बोला जाता था, और जो सबसे बड़े होते थे उनको सम्राट बोला जाता था। यानी कि राजक छोटे, उससे बड़े राजन, सबसे बड़े सम्राट। इन राजनीतिक इकाइयों में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। उसके बाद विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ है। यानी जो ऋग्वेद है उसमें अगर देखें तो जो जन शब्द है, ध्यान दीजिए, जन शब्द है इसका प्रयोग कितनी बार हुआ? 275 बार। और जो विश्व शब्द है इसका 170 बार हुआ है। तो देखिए वीडियो लगभग 10 मिनट की होने वाली है, और इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि भाई राजनीतिक संगठन कैसा था, और आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी से संबंधित रहेगा शासन तंत्र के बारे में। भाई शासन कैसे होता था, राजा शासन कैसे करता था, इस चीज़ के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो वो भी राजनीतिक संगठन से ही संबंधित होगा। मान सकते हैं कि इसका जो है दूसरा पार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।